हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और आज की क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदाएं। यानी कि चैप्टर नंबर 20 का आज पहला भाग होने वाला है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये प्राकृतिक वनस्पति और मृदाएं क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि आप पेड़ पौधे समझिए। प्रकृति से जो पेड़ पौधे हमें मिले हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति और इनके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से भारत के और राजस्थान के वनों के बारे में पढ़ना है। दूसरा है मृदाएं। मृदाओं को आसान भाषा में कहा जाता है मिट्टी। तो मिट्टी के कितने प्रकार है भारत में और राजस्थान में भी अलग अलग प्रकार की कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो हमें देखनी है। तो शुरुआत करते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदाओं का पहला भाग। पर्यावरण का आधार वृक्ष को माना जाता है। पर्यावरण मतलब अपने आसपास आप जो भी चीज देखते हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, नदियां हो या फिर वन्य जीव हो, जंतु हो, प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे हो। इन सभी का आधार किन्हें माना जाता है? वृक्ष माना जाता है। और हमारे देश की संस्कृति में प्रकृति को देव माना गया है और बहुत सारे पेड़ों की तो हम आम दिनचर्या में पूजा भी करते हैं, जैसे कि तुलसी, पीपल। प्रकृति मतलब जल, वायु, मिट्टी, वन, पशु, इनको देव माना जाता है और इनकी हम पूजा भी करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, पर्यावरण संरक्षण। अगर पर्यावरण संरक्षण को आम भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब होता है पर्यावरण को बचाना है, अपने आसपास जो चीजें हैं उनको बचाना है। प्रमुख रूप से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाने की बात की जाती है, वायु को बचाने की बात की जाती है। अच्छा, इसको बचाना क्यों है, ये बात आई ही क्यों है? विश्व के कई देश वर्तमान में अधिकतम उत्पादन करने के लिए जहरीली गैसें उत्सर्जन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा बनाने के लिए, कार ज़्यादा बनाना है, दरवाजे ज़्यादा बनाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने में जहरीली गैसें उत्सर्जन करते हैं। ऐसी गैसें जो इंसान के लिए, वायुमंडल के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है, उनको उत्सर्जित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और इसकी वजह से तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है? एक तो है भूमंडलीय तापवृद्धि। भूमंडलीय तापवृद्धि मतलब अपने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, जिसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यह शब्द आपने सुना होगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है कार्बन उत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा होने से, वो है एक तो समुद्री जीव मर रहे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कार्बन ज्यादा से ज्यादा, ये जहरीली गैसें ज़्यादा से ज़्यादा वायुमंडल में उत्सर्जित होती है तो अल्टीमेटली वो समुद्र में जाती है और समुद्र में जाने की वजह से समुद्री जीवों को प्रॉब्लम होती है और उनकी बड़ी मात्रा में मृत्यु भी हो रही है। इससे ग्लेशियर भी पिघल रहा है। ग्लेशियर मतलब आप ऐसे समझिए कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े। तो चूंकि ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापवृद्धि हो रही है तो तापमान बढ़ने से ये बड़ा बड़ा बर्फ पिघल रहा है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है ओजोन परत में छेद हो रहा है। ओजोन परत आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल के अलग अलग हिस्से हैं। इसमें जो दूसरा हिस्सा है समताप मंडल, उसमें ओजोन परत होती है, पतली सी परत है, लेकिन वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से हम सभी की रक्षा करती है, आने नहीं देती है, हम सबकी रक्षा करती है। लेकिन चूंकि इन जहरीली गैसों का उत्सर्जन होने से, प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका उत्सर्जन होने से ओजोन परत में छेद हो गया है, ओजोन परत पतली हो गई है। तो इसकी वजह से ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जा रही है और हम सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि ओजोन परत में छेद से लड़ने के लिए हमने जहरीली गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉब्लम बनी हुई थी। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यावरण को, वनों को, पशु पक्षियों को, इंसानों को। तो हमें वन और प्रकृति को बचाने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक प्रयास का बुक में वर्णन किया हुआ है कि 2014 में
फ्रांस की राजधानी पेरिस में विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विश्व स्तर का एक शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए पृथ्वी पर जो कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है उसको कम करने का निर्णय किया गया। सभी देशों ने बोला कि हां, हम कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। इसमें अपने देश भारत ने क्या बोला? भारत ने कहा कि 2030 तक, ये 2014 में हुआ, तो भारत ने कहा कि 2030 तक हम 33 से 35% कार्बन उत्सर्जन में कटौती का फैसला ले लेंगे। मतलब 2030 तक आते आते हमारा कार्बन उत्सर्जन 30 से 35% प्रेजेंट स्थिति से कम करने का हमने फैसला लिया है। इसके अलावा पर्यावरण नीति के अनुसार भारत में जितना भी जमीन का हिस्सा है उसके 33% भूभाग पर वन आवश्यक है। वन मतलब घने पेड़ पौधे, आप ऐसे समझ जाइए। तो 33% भूभाग पर वन आवश्यक है। वन रिपोर्ट 2015, ये तो हमने अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर लिया कि 33% भूभाग पे वन होने चाहिए। लेकिन 2015 में जो रिपोर्ट की गई वनों की, उसमें देश में कितने वन पाए गए? 7,01,673 वर्ग किलोमीटर इतने एरिया पर देश में वन पाए गए, जो कि पूरे एरिया का कितना है? 21.34% है। यह आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने अपने लिए टारगेट बनाया कि 33% भूभाग पर होने चाहिए वन, जबकि 2015 में जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें 21.34% पर पाए गए वन। तो हमें और भी वन लगाने की जरूरत है। ये दोनों ही आंकड़े इंपॉर्टेंट है। कितने आवश्यक है? 33% भूभाग पर। और 2015 की रिपोर्ट क्या कहती है? 21.34% पर भारत में वन है। अब हम देख लेते हैं भारत में वनों के प्रकार। वनों के प्रकार मतलब कि कोई वन बहुत ज्यादा घने होंगे, उसमें अलग प्रकार के पेड़ मिलते होंगे, अलग प्रकार की वहां जलवायु होती होगी, अलग प्रकार की मिट्टी होती होगी और वो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते होंगे। कोई ऐसा वन होगा जैसे कि रेगिस्तान का वन है, वहां पे वन के नाम पर क्या होंगी? कटीली झाड़ियां होंगी, छोटे छोटे पेड़ होंगे, अलग प्रकार के पेड़ होंगे और प्रमुख रूप से वो सूखे क्षेत्रों में मिलेंगे। तो इसी प्रकार हमें भारत के कुछ प्रमुख वनों के प्रकार देखने हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण मतलब गर्म और सदाबहार मतलब कि हमेशा हरे भरे रहने वाले वन है। यहां पर बड़ी मात्रा में आपको पेड़ मिल जाएंगे और ये हमेशा हरे भरे दिख जाएंगे। ये सघन होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं, पेड़ बहुत आसपास होंगे और सदाबहार होंगे, हमेशा इन पर पत्तियां बनी रहेगी। कौन से क्षेत्रों में होंगे? यहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ज्यादा बारिश होगी, तभी तो इतने ज्यादा पेड़ होंगे। यहां पर वृक्ष ऊंचे ऊंचे होंगे, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी, 40 से 60 मीटर ऊंचे होंगे। इनके लकड़ी जो है बहुत कठोर है और काले रंग की लकड़ी होगी। भारत में ऐसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितने प्रतिशत है? टोटल वनों में इनका हिस्सा है 16.71%। यह आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है। भारत में जितने भी वन पाए जाते हैं उसका 16.71% भाग है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का। क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहने वाले हैं, इसलिए इनका ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें प्रमुख पेड़ कौन से पाए जाते हैं और ये कौन से प्रमुख क्षेत्रों में है, वो हमें हर प्रकार के वनों के बारे में देखना है। लेकिन आपको एक दो नाम आप याद रख लीजिए, पूरा याद नहीं रह पाएगा, इतने सारे वन हैं। फिर राजस्थान में भी अलग अलग प्रकार के वन हैं, वो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे। इन सबको याद करने बैठोगे तो दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो आप दो तीन नाम सभी के याद कर लो, वृक्ष के भी और क्षेत्र के भी। इसमें कौन कौन से पेड़ है? रबड़ है, महोगिनी है, जंगली आम है, ताड़ है, बांस है, बेत है, ऐसे बहुत सारे इसमें पेड़ पाए जाते हैं। ये कौन कौन से क्षेत्रों में, भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में मिलेंगे? ये हिमालय का जो तराई वाला हिस्सा है, हिमालय के दक्षिण वाला हिस्सा, पूर्वी हिमालय, हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी घाट। मैंने बताया था कि भारत के दक्षिण में दोनों तरफ पहाड़ है, पश्चिमी में पश्चिमी घाट है और पूर्वी में पूर्वी घाट है। तो यहां पर मिलेंगे नीलगिरी, अन्नामलाई, अंडमान निकोबार, मालाबार तट, कर्नाटक, इन सब जगहों पर आपको ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया दो तीन नाम आप याद रख लो, हिमालय का तराई वाला हिस्सा, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी में, अन्नामलाई में, यहां पर आप ये सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। दूसरे प्रकार का वन है उष्ण कटिबंधीय, है भी, ये भी गर्म है, लेकिन आर्द्र मानसूनी वन है। आर्द्र मतलब गीला है, ज्यादा बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश होती है, और मानसूनी मतलब कि
कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पेड़ जो है वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, पतझड़ वन भी कहा जाता है। भारत में जितने भी वन है उसका 19.73% वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन के अंतर्गत आता है। यहां पर बारिश थोड़ी कम होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऊंचाई, पेड़ों की ऊंचाई की बात की जाए तो 20 से 40 मीटर है। यह आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह व्यापारिक लकड़ी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वन की जो लकड़ी है उसका व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा है। अलग अलग प्रकार के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर ये बनाया जाता है। यहां पर कौन कौन से पेड़ और कौन कौन से क्षेत्र में ये पाए जाएंगे, 2-3 नाम आप याद रख लो। इसमें सागवान है, साल है, कुसुम है, आंवला है, ये प्रमुख प्रकार के पेड़ मिलेंगे। कौन से क्षेत्रों में मिलेंगे ये? उत्तर प्रदेश देखिए मैप पर, उत्तराखंड, ऊपर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रकार का वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखे हैं। यहां पर बारिश थोड़ी सी कम होगी, ये सूखे प्रकार के वन है। वर्षा कम, 50 से 100 सेंटीमीटर। वृक्षों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर। ये आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वृक्षों की जड़ें लंबी होंगी, जो पेड़ होंगे उसकी जड़ें लंबी होंगी। क्यों लंबी होगी भाई? यहां पर बारिश कम होती है, यानी कि पानी कम है, तो जड़ें क्या करेगी? जमीन के और अंदर उतरेगी और वहां से पानी लेके आएगी। तो वृक्षों की जड़ें लंबी होती है ताकि गहराई से जल सोख सके। साथ ही इनकी पत्तियां जो होती है वो शुष्क और नुकीली और छोटी होती है ताकि सूर्य के तापमान की वजह से इनका पानी उड़ न जाए। भाई बारिश कम है, पानी कम मिल रहा है तो जाना भी कम चाहिए, इसलिए इसमें इस प्रकार की विशेषताएं होती है। भारत में इस प्रकार के वन कितने हैं? 2.25% भाग में है। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? खेजड़ा, बबूल, कैर, रीठा, पीपल, खजूर, बड़, ये इस क्षेत्र के प्रमुख पेड़ है। और ये दूर दूर बिखरे हुए हैं, पास पास नहीं है, ज्यादा घने नहीं है, दूर दूर बिखरे हुए देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्रों में ये मिलेंगे? ये हरियाणा में, राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम पंजाब में, साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैप पर इन क्षेत्रों को देख सकते हो आप। इसमें शीशम, रोहिड़ा, सागवान, बबूल, नीम, ये कुछ उपयोगी लकड़ी वाले पेड़ होते हैं। इनकी लकड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन वनों में कैर, खैर, खेजड़ा, सांगरी, खसखस, करुंदा, ये कुछ इंपॉर्टेंट और पेड़ पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन भी शुष्क वनों के साथ ही पाए जाते हैं। शुष्क वनों के अंतर्गत एक और प्रकार के वन है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जो कि इन्हीं के साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना पर्वतीय वन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पर्वतों पर होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जो वन होंगे वो पर्वतीय वनों के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हिमालय में, प्रायद्वीप के पर्वतीय भागों में, प्रायद्वीप मतलब भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा जो कि 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, यहां के पर्वतीय भागों में ऊंचाई पर इस प्रकार के वन देखने को मिल जाएंगे। इसमें जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे आपको इनकी क्वालिटी अलग अलग नजर आएगी। जैसे कि ऊंचे भागों में अल्पाइन वन देखने को मिलेंगे, सबसे ऊंचे वाले भागों में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ओक और चेस्टनट के पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं जो दक्षिणी ढाल है वहां पर 2000 से 3000 मीटर पर आर्द्र शीतोष्ण वन देखने को मिलेंगे, जिनमें चौड़ी पत्ती वाले शंक्वाकार वन, शंक्वाकार मतलब कि इस प्रकार के वन जो कि क्रिसमस ट्री की तरह दिखते हैं, इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, जिसमें ओक है, चेस्टनट है, चीड़ है, स्प्रस है, देवदार है। ये देवदार इंपॉर्टेंट है, ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में हमें मिलते हैं। वहीं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिलेंगे, सिल्वर फर, जनीपर, चीड़, बर्फ। हर पेड़ का नाम आपको पता नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। वहीं दक्षिण में, दक्षिणी प्रायद्वीप वाला हिस्सा जो है वहां पर नीलगिरी, अन्नामलाई, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, महाबलेश्वर, इनके पास सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। भारत में टोटल वनों में इन वनों का योगदान कितना है? 4.79% है। हर प्रकार के वनों का ये आंकड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसका ये आंकड़ा हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रकार के वन ज्वारीय वन, या इन्हें दलदली वन भी कहा जाता है। प्रमुख रूप से ये तटीय क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, दलदल क्या होता है? जहां पर पानी भी होगा और ज्यादा मिट्टी भी होगी वो दलदल बन जाएगा। ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि आप उसमें चले गए तो आप उसमें फंस जाओगे। तो ऐसे प्रकार के जो वातावरण है उसमें जो वन मिलेंगे उन्हें कहा जाता है ज्वारीय वन या दलदली वन। ये उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेंगे, ये भी सदा हरे रहते हैं। इसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं?
हेरोटोरिया, नारियल, ताड़, बांस, सुंदरी। ये सुंदरी नाम इंपॉर्टेंट है। सुंदरी वृक्ष कहां पाए जाते हैं? ज्वारीय वन या दलदली प्रकार के वनों में, जो कि प्रमुख रूप से जो तट वाले क्षेत्र है, तट वाले क्षेत्र मतलब कि जो पानी के किनारे वाले हिस्से हैं, जो दलदली क्षेत्र है, जहां पर डेल्टा बनाती है नदियां, उन क्षेत्रों में आपको ये प्रकार के वन देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से क्षेत्रों में? मैंने बताया गंगा के तट, गंगा नदी के तट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट पर, मुख्य रूप से तटीय इलाकों में, नदी के सहारे या फिर आपके समुद्र के सहारे। जो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये जो दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनके डेल्टा वाले हिस्से में। डेल्टा क्या होता है? कोई भी नदी समुद्र में या झील में गिरने से पहले अपने साथ लाए गए मलबे को इकट्ठा कर देती है, उसे आप कह सकते हो डेल्टा। तो डेल्टा वाले क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन है? ज्वारीय या फिर दलदली वन है। इसमें प्रमुख पेड़ कौन सा मिलता है? सुंदरी मिलता है सुंदरबन वाले क्षेत्र में। इसमें जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहा जाता है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति क्या है? ये दलदली क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वहां की वनस्पति है, जो कि सुंदरबन क्षेत्र में सर्वाधिक है। सुंदरबन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। नाम सुना होगा आपने, बचपन में जब कॉमिक्स पढ़ते होंगे तब सुंदरबन का नाम आया होगा। तो सुंदरबन कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल का ये सुंदरबन की वनस्पति कैसी है? मैंग्रोव वनस्पति है। कैसे वन है? दलदली वन है। ये 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में, अलग अलग राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी। और इसका एरिया देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए तो 47,400 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं टेबल रूप में कि भारत में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, मतलब कि वनों से ढका हुआ क्षेत्र कितना है। अब वनों से ढके हुए क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है अति सघन वन, बहुत ज्यादा घने हैं। दूसरा है मध्यम सघन वन, इतने ज्यादा घने नहीं है लेकिन फिर भी घने हैं। और एक है खुले वन, दूर दूर पेड़ होंगे। अगर तीनों को मिला के देखा जाए तो कुल वन क्षेत्र आ जाएगा 7,01,673 वर्ग किलोमीटर। और इसके प्रतिशत की बात की जाए तो 21.34 है। अगर इसमें झाड़ियों को भी जोड़ दिया जाए, तो सबको मिलाकर कुल वन क्षेत्र कितना आ जाएगा? 7,43,035 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 22.50 है। इसमें जो आंकड़ा इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला आंकड़ा, 21.34%। यह आंकड़ा हमने पहले भी देखा था 3-4 स्लाइड पहले। अगर भारत में कुल वन रोपण की बात की जाए तो यह है 7,94,245 वर्ग किलोमीटर। लेकिन मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा कौन सा है? 21.34%। तो आज की क्लास में हमने प्रमुख रूप से क्या समझा कि भारत में अलग अलग प्रकार के वन कौन से हैं और इन वनों में कौन से प्रमुख पेड़ हैं और कौन से प्रमुख क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो करना क्या है आपको? आज की क्लास में जो भी चीज पढ़ी वो आज ही रिवाइज कर डालो, ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।